हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे बीएनएसएस के अंदर चैप्टर 13 के बारे में। ये जो चैप्टर 13 है बीएनएसएस का, ये डील करता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले कुछ चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। अंडर बीएनएसएस देयर आर टू कोर्सेज विच आर ओपन टू एन अग्रीव्ड पर्सन टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। यानी बीएनएसएस के अंदर दो रास्ते खुले हुए हैं एक एग्रीव पर्सन के पास कि वो क्रिमिनल लॉ को मोशन में सेट कर सकता है, यानी क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है। वो क्या क्या तरीके हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक पर्सन है, सपोज दैट इसके साथ कोई ऑफेंस हुआ, ये विक्टिम है, तो यहां पे हम लोग इसको कह रहे हैं एग्रीव पर्सन। अब एग्रीव पर्सन क्या क्या कर सकता है? देखिए, अगर इसके साथ कोई ऑफेंस हुआ, ये विक्टिम है, तो एक तरीका तो इसके पास रास्ता ये खुला हुआ है, पुलिस के पास जाके एफआईआर लिखवा सकता है। अगर ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है तो पुलिस के पास जाके एफआईआर लिखवा सकता है। तो पुलिस जो है उसको सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर रजिस्टर कर लेती है। तो पुलिस जब एफआईआर रजिस्टर कर लेती है, उसके बाद फिर पूरा प्रोसीजर अपने आप से चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट जो होती है वो प्रोसिक्यूशन होती है। तो हमने खाली जाके अपनी एफआईआर लिखवा दिया, अब उसके बाद कार्रवाई अपने आप से बढ़ेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लगाएगी। तो अगर हम पुलिस के पास एफआईआर लिखवाते हैं, पुलिस ने एफआईआर लिख लिया, तो कौन सा चैप्टर पिक्चर में आ जाएगा? चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस। यानी अब पुलिस जो है इस चैप्टर के मुताबिक अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कार्रवाई करेगी। ठीक। दूसरा रास्ता हमारे पास खुला हुआ है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है, आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर से मना कर दिया, तो एक रास्ता आपके पास और खुला हुआ है, वो है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। यानी एक तो पुलिस के पास जाने का, दूसरा रास्ता खुला हुआ है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके भी कंप्लेंट कर सकते हो कोई ऑफेंस की। तो अगर आपने मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट किया है, तब कौन सा प्रोसीजर पिक्चर में आ जाएगा? तब चैप्टर 16 बीएनएसएस के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है वो पिक्चर में आ जाएगा और मैजिस्ट्रेट इस चैप्टर 16 के मुताबिक कार्रवाई करेगा। अब आइए वापस चलते हैं। अब देखिए, अब जो आज चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर है? ये यही है चैप्टर 13 बीएनएसएस। क्या? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। तो यानी कोई एग्रीव पर्सन किसके पास जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है? पुलिस के पास। तो कौन सा चैप्टर आ जाएगा? चैप्टर 13 बीएनएसएस। यही देखा अभी हम लोगों ने, एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का जुडिशरी का फाउंडेशन बैच जो है वो चल रहा है। हमारे फाउंडेशन बैच के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ वीकली आपके टेस्ट होंगे, यानी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। प्री के पैटर्न पे टेस्ट होंगे, मेंस के पैटर्न पे टेस्ट होंगे, जजमेंट राइटिंग आपको सिखाई जाएगी। तो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट के जरिए जाके भी हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन आता है वो है सेक्शन 173 बीएनएसएस का। डील करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। यानी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस उसको 1 सेक्शन 73 के अंदर रजिस्टर करती है। दिस सेक्शन करेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। पहले पुलिस एफआईआर लिखती थी सेक्शन 154 सीआरपीसी में, अब सेक्शन 173 के अंदर पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर करती है। ये एफआईआर हम कैसे लिखवा सकते हैं? ये एफआईआर हम जाके पुलिस स्टेशन में ओरली भी दे सकते हैं, रिटर्न में भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी, ऑनलाइन भी एफआईआर लिखवा सकते। तो जो इंफॉर्मेशन हमने दिया है, अगर वो रिटर्न में होगी या मान लीजिए हमने ओरली दिया, बाद में उसको लिखा गया, तो उस जगह पे जो इंफॉर्मेंट होगा उससे उसमें साइन करवाई जाएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी दे सकते हैं, यानी आप ऑनलाइन भी एफआईआर लिखवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह बताई गई है सेक्शन 173 के अंदर कि 3 दिन के अंदर आपको उसको साइन करनी होगी। इसके साथ साथ सेक्शन 173 में एक नई चीज आ गई है अब बीएनएसएस के अंदर। वो क्या है कि ऐसे जो ऑफेंसेस जिसके अंदर 3 साल से 7 साल तक की सजा बताई गई है, तो उस जगह पे पुलिस जो है हमारी एफआईआर लिखने के बजाय उसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। तो पुलिस के पास वहां पे पावर है कि पुलिस जो है ऐसे ऑफेंसेस में जो 3 से 7 साल के बीच के अंदर पनिशेबल है, तो पुलिस वहां पे एफआईआर ना लिख के उसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अब देखिए, एफआईआर लिखना पुलिस के लिए मैंडेटरी ड्यूटी है, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 के अंदर यह बात बोली कि ऐसे ऑफेंसेस जिसके अंदर अगर वो डिस्क्लोज कर भी रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, फिर भी पुलिस उसके अंदर एफआईआर ना लिख के उसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है अपने सुपीरियर ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद। फिर 173 के अंदर यह भी बताया गया कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है, तो आपकी जो ऑफेंस की डिटेल्स होगी उसको जो है आप एसपी के पास भेज सकते हो बाय पोस्ट। उसमें अगर एसपी को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो वो उसके अंदर खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या ये काम किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भी असाइन कर सकता है।
फर्दर अगर वहां से भी कोई आपको रेमेडी नहीं मिलती है तो फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकते हो। ये सेक्शन 173 में बताया गया। अब आता है सेक्शन 174। ये क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है तो पुलिस सेक्शन 173 में उसके अंदर रजिस्टर करेगी। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल केस है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है तो 174 के मुताबिक पुलिस एक्ट करेगी, जिसको हम लोग एनसीआर कहते हैं। तो देखिए, अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो दो पावर समझ लीजिए पुलिस के। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो पुलिस के पास उसके अंदर दो अहम पावर है। एक, अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस उसमें अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, और पुलिस कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है। तो अगर यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है, उसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस उसको एनसीआर की तरह रिकॉर्ड करके आपको भेज देगी कि आप जाइए मैजिस्ट्रेट के पास, जिसका ज्यूरिसडिक्शन होगा उसके पास जाइए, उनसे परमिशन लेके आइए। तो इन ऑफेंसेस के अंदर जब मैजिस्ट्रेट परमिशन दे देगा उसके बाद ही पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। हां, लेकिन यहां पे परमिशन मिल जाने के बाद भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है बिना वारंट के। और मान लीजिए कि आपके कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें एक कॉग्निजेबल है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, उन ऑफेंसेस को ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉग्निजेबल केस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 175 बीएनएसएस। ये क्या कह रहा है? पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल केसेस। देखिए, अब ये जो सेक्शन 175 है इट करेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी। ये क्या कह रहा है? पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल केस। ये तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस के पास पावर होता है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। यही बात इसके सबसेक्शन 1 में बताई गई। उसके साथ साथ ये सेक्शन 175 का सबसेक्शन 3 काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहले सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 हुआ करता था। इसके सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 के अंदर क्या बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि पुलिस जो है वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है, यानी एफआईआर किस सेक्शन में रजिस्टर करती है? सेक्शन 173 के। सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 में बताया गया है कि अगर पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है, उसके साथ साथ आपने एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास अपने ऑफेंस की डिटेल भेजी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इसके सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 में बताया गया, तो उस जगह पे आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हो। तो अब इस सेक्शन 75 के 175 के सबसेक्शन 3 में यह बोला गया है कि अब अगर आपने मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दिया कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस ने एफआईआर भी नहीं लिखी, उसके साथ साथ एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो 175 सबसेक्शन 3 के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है, आपने जो एप्लीकेशन दिया मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके साथ साथ आप एक एफिडेविट भी देंगे, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट उसको कंसिडर करने के बाद और अगर उसको जरूरी लगता है तो उसमें वो इंक्वायरी भी कर सकता है। उसको करने के बाद पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है कि पुलिस उसमें एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब आता है सेक्शन 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का क्या प्रोसीजर होगा इन्वेस्टिगेशन करने का? देखिए, प्रोसीजर क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, स्पॉट पे विजिट करती है, लोगों से पूछताछ करती है, जो गवाह है उनको बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है। ये प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का। तो अब इसके अंदर बताया गया है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया। प्रोसीजर क्या होगा कि मान लीजिए पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, या इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि पुलिस के पास अगर इंफॉर्मेशन आती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, या पुलिस सस्पेक्ट करती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो उसकी एक रिपोर्ट, जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करता है, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजता है कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। फिर उसके अंदर यहां पे पुलिस के पास ये भी पावर है कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा है तो पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ना भी करे। ये भी इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। ठीक, अब आगे आता है सेक्शन 177 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है? इसी रिपोर्ट के अंदर यहां पे जो मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसको अभी हमने आपको बताया अक्यूरेंस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी? सेक्शन 177 में बताया गया है। बताया गया कि ये 177 में ये जो रिपोर्ट भेजी जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये बोल सकती है, ये डायरेक्ट कर सकती है कि ये रिपोर्ट जो सबमिट करी जाएगी ये कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करी जाएगी। तो फिर उस प्रोसीजर के मुताबिक उसको सबमिट किया जाएगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 178 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सेक्शन 178 ये कह रहा है कि अब मान लीजिए कि पुलिस को जो यहां पे पावर दिया गया है कि पुलिस को लगता है कि केस नहीं बन रहा है तो वो चाहे इन्वेस्टिगेशन ना भी करे। तो अगर पुलिस ऐसा डिसाइड करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है मैजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि वो रिपोर्ट भेजती है, जो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था कि ये रिपोर्ट कैसे सबमिट करी जाएगी, तो मैजिस्ट्रेट को जब पता चलता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है तो मैजिस्ट्रेट यहां पे डायरेक्शन दे सकता है कि नहीं आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, और या तो इसके
अंदर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 179, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। सेक्शन 179, अब देखिए, अब जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है तो फिर क्या करती है, स्पॉट पे विजिट करना, गवाहों से पूछताछ करना, या जिन जिन लोगों को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है उनसे पूछताछ करना। तो अब सेक्शन 179 में पुलिस जो है, जिनको लग रहा है पुलिस को कि इसको ऑफेंस के बारे में मालूमात होगी, तो पुलिस जो है उनसे पूछताछ करती है। तो पुलिस उनको बुलवा सकती है, विटनेसेस को, रिक्वायर टू अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस को बुला सकती है। लेकिन इसमें बताया गया है कि कुछ लोगों को उन्हीं के घर पे उनसे पूछताछ करेगी। जब बच्चा है, 15 साल से कम का किसी की एज है, या 60 साल से ज्यादा किसी की एज है, कोई औरत है, कोई मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो या किसी को एक्यूट इलनेस है, तो उनको जो है कहीं और नहीं बुलवाया जाएगा। उसके अलावा सेक्शन 180, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब जो भी हम लोग आपको बताया कि पुलिस जो है जब गवाहों को बुलाती है तो उनसे पूछताछ करती है, तो 180 में बताया गया है कि पुलिस कैसे पूछताछ करेगी। पुलिस जो है ओरली एग्जामिन कर सकती है, यानी ऐसे तो पुलिस बहुत सारे लोगों से मिलेगी, किसका किसका बयान लिखेगी, तो पुलिस जो है वहां पे ओरली एग्जामिन कर सकती है, ओरली पूछ सकती है। अगर किसी का बयान लगता है कि जरूरी है तो वो उसको लिख सकती है, वो इसके सेक्शन 180 में बताया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 181, स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। अब जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया गया है, इसका क्या यूज होगा, तो इस सेक्शन 181 में बताया गया है कि पुलिस के सामने जो आप स्टेटमेंट दोगे, पुलिस आपसे उस पर साइन नहीं करवाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज बता दिया गया है इस 181 में कि उस स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं होगा। देखिए, आमतौर पे जनरल रूल यह है कि पुलिस के सामने दिया गया हुआ कोई भी स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, यानी वो कोई ऐसा सबूत नहीं होता है कि कोर्ट में, न्यायालय में उसके बेसिस पे किसी को सजा दे दिया जाए। तो वो क्योंकि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, उसको बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अनलेस कि वो डाइंग डिक्लेरेशन ना हो। अगर डाइंग डिक्लेरेशन होगा तो पुलिस भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकती है, और या इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में ना जाए, तो अगर उसमें नहीं जाता है, अदरवाइज पुलिस को आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, चाहे बाय वे ऑफ एफआईआर आप देते हो तो भी तो जाके आप कोई स्टेटमेंट बताते हो पुलिस को, तो वो भी सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। उसी तरीके से जो यहां पे आपसे पूछताछ कर रही है पुलिस, ये भी सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। तो उसका क्या यूज होगा, 181 में बताया गया है कि अगर उस जगह पे एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस आपको बुलाया जाता है, तो उस जगह पे अक्यूज जो है आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसका यूज जो है सेक्शन 181 में बताया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। तो 182 में बताया गया है कि कोई भी पुलिस जो है कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेगी, जो गवाह होंगे डराएगी धमकाएगी नहीं। उसके साथ साथ सेक्शन 183 आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। अब देखिए, ये कह रहा है सेक्शन 183 में रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। अब अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जो है पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कन्फेशन कर लेता है, तो अगर पुलिस के सामने वो कन्फेशन कर लेता है तो पुलिस के सामने दिया गया हुआ तो कोई कन्फेशन एडमिसिबल ही नहीं है कोर्ट के अंदर, मान्य नहीं है कोर्ट के अंदर, तो क्या करे पुलिस, तो उस जगह पे सेक्शन 183 जो है इसका सोल्यूशन बताता है कि अगर कोई मान लीजिए कन्फेशन कर रहा है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप जो है उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। तो यहां पे मैजिस्ट्रेट कहां से आ गया, यहां पे मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये स्टेज कब आएगी, इंक्वायरी और ट्रायल से पहले, यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस किसी का बयान या कन्फेशनल स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने जाके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इट करेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद आता है सेक्शन 184 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। अगर मान लीजिए कि कोई औरत है, अगर कोई विक्टिम है रेप की या अटेम्प्ट टू रेप की, और उस जगह पे लग रहा है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। हाँ, उसके लिए उसकी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो कंसेंट नहीं दे सकती है, तो उसके बिहाफ पे कोई और भी कंसेंट दे सकता है, अगर वो कॉम्पिटेंट होगा कंसेंट देने के लिए। उसके साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉय होगा या लोकल अथॉरिटी के अंदर एम्प्लॉय होगा, तो वो एग्जामिन करेगा, मेडिकली एग्जामिन करेगा। अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कर। उसके बाद आता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। अब मान लीजिए कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसी चीज जिसको सर्च करने की जरूरत पड़ रही है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जरूरत पड़ रही है, और पुलिस को लग रहा है किसी और तरीके से उस चीज को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, तो पुलिस उस जगह पे उस चीज को जाके सर्च कर सकती है बिना वारंट के। इसके लिए लेकिन उसको एक रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों उसको लग रहा है कि वो चीज जरूरी है, और वो कौन सी चीज है जिसको वो सर्च करना चाहता है। यहां पे पुलिस ऑफिसर जो है कोशिश करेगा कि वो पर्सनली सर्च यहां पे कर, डिटेल्स होगी, यानी जो रिकॉर्ड होगा उसको जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेगा। अब इसके बाद आता है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट।
अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वो सर्च भी कर सकता है। अब लेकिन मान लीजिए कि जहां पे सर्च करना है वो मान लीजिए कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में वो जगह आ रही है और वहां पे सर्च करना है, तो ये जो पुलिस ऑफिसर होगा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो दूसरे जो पुलिस ऑफिसर होगा, यानी जो दूसरा पुलिस स्टेशन होगा, वहां पुलिस ऑफिसर से ये बोल सकता है कि किसी एक जगह पे सर्च करना है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर होगा जिसके पास इसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला है सर्च करने के लिए, तो फिर वो इसी सेक्शन 185 के मुताबिक जो है सर्च करेगा और जो भी सामान मिलेगा वो इसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर देगा। अब मान लीजिए कि अगर अर्जेंट केस है और किसी दूसरे से कहने का वक्त नहीं है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा खुद भी उस जगह पे जाके सर्च कर सकता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन जो है, इसकी एक नोटिस जो है वो उस पुलिस स्टेशन के अंदर, यानी उस जगह उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो जगह होगी। उसके साथ साथ बाकी जो सर्च का रिकॉर्ड होगा उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके साथ साथ जिस जगह पे जाके सर्च किया गया है वहां जो ओनर या ऑक्युपायर होगा वो एंटाइटल होगा कि मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देके जो रिकॉर्ड है उसकी कॉपी ले सकता है। अब इसके बाद आता है सेक्शन 187, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अब मान लीजिए कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया है, पुलिस को अरेस्ट कर लिया, तो अगर कोई पर्सन अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है तो उसका रूल जो है वो ये है एज पर सेक्शन 58 BNSS कि आप उसको 24 घंटे से ज्यादा, यानी पुलिस जो है अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती है बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के। तो अब मान लीजिए कि 24 घंटे तक उसको रखे हुए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन अभी पुलिस को उसकी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो पुलिस वहां पे क्या करेगी, पुलिस जो होगी उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। फिर मैजिस्ट्रेट जो होगा उसके डिटेंशन को ऑथोराइज कर सकता है फर्दर 24 घंटे से ज्यादा। 24 घंटा तक तो रख सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, 24 घंटे से ज्यादा रखने के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस जगह पे वो मैजिस्ट्रेट के सामने जो है अक्यूज को पेश करते हैं और जो डायरी में रिकॉर्ड करा है उसको और अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। फिर मैजिस्ट्रेट देखता है कि अगर इसके अंदर केस जो है ऐसे नेचर का कि वहां पे डिटेंशन ऑथोराइज करना चाहिए तो मैजिस्ट्रेट डिटेंशन ऑथोराइज कर सकता है। तो डिटेंशन कब तक ऑथोराइज कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट 15 दिन डिटेंशन को ऑथोराइज कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में 15 दिन से ज्यादा भी डिटेंशन ऑथोराइज कर सकता है। 15 दिन से ज्यादा किस केस में डिटेंशन ऑथोराइज कर सकता है, अगर मान लीजिए कि सीरियस नेचर का ऑफेंस है, जैसे मान लीजिए कि मर्डर का चार्ज लगा हुआ है या कोई ऐसा ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है जिसके अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट बताई गई है। तो ऐसे कोई ऑफेंस का चार्ज लगा है जिसके अंदर डेथ सेंटेंस बताई गई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट बताई गई है या 10 साल से ज्यादा की सजा बताई गई है, तो उस जगह उसको 90 दिन तक उसको डिटेन किया जा सकता है। उसके साथ साथ उसके अलावा दूसरे मामलों में 60 दिन तक उसको डिटेन किया जा सकता है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे दो तरीके की कस्टडी होती है, एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में होने का मतलब होता है कि वो अक्यूज अभी पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस के कंट्रोल में मतलब कि अब पुलिस उसको थाने में रखे, थाने के लॉकअप में रखे। उसके साथ साथ अगर वो जुडिशियल कस्टडी में होता है तो उसको जेल भेजा जाता है, जो मेन जेल होते हैं जेल के अंदर भेजा जाता है। ऐसे पुलिस उसको अपने कस्टडी में रखी रहती है, तो जितना चाहे उससे जितना इंटरोगेशन करे, जितनी बार पूछताछ करे। तो अब यहां पे मैजिस्ट्रेट जो है वो मैक्सिमम जो पुलिस कस्टडी अलाउ कर सकता है वो कितने दिन कर सकता है, 15 दिन कर सकता है। लेकिन पहले क्या था कि ये पुलिस कस्टडी पुलिस जो है सिर्फ शुरू के 15 दिन में ही मांग सकती थी। 15 दिन निकल गया, अब वो पुलिस कस्टडी नहीं मांग सकती, उसके बाद सिर्फ जुडिशियल कस्टडी होगा। लेकिन अब इसके अंदर 40 दिन और 60 दिन जो है 15 दिन से ज्यादा भी हो गया है, उसके बाद भी पुलिस कस्टडी मांग सकती है। 60 दिन और 40 दिन के अंदर कभी भी वो 15 दिन की कस्टडी जो है मांग सकती है। लीजिए कि कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं मौजूद है और 24 घंटा हो रहा है, तो पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी। फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है 7 दिन तक के लिए उस डिटेंशन को ऑथोराइज कर सकता है। अब आगे इसके बाद आता है सेक्शन 188। ये क्या कह रहा है, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। अगर किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने इस चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर 13 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करी है, तो जो उसने इन्वेस्टिगेशन करने पे जो उसका रिजल्ट मिला, उसकी जो इंफॉर्मेशन, उसकी जो डिटेल्स होगी, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को वो देगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। सेक्शन 189 कह रहा है रिलीज ऑफ अक्यूज। अगर मान लीजिए कि जब इन्वेस्टिगेशन करी जाती है इस चैप्टर के अंदर और इन्वेस्टिगेशन करने से ये समझ में आ जाता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बन रहा है, ना पर्याप्त सबूत है कि किसी अक्यूज को कोर्ट के सामने फॉरवर्ड किया जाए, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने से समझ में आ जाता है कि हाँ इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है या कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है या कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिल रहा है, और मान लीजिए कि वो अक्यूज जो है पुलिस की कस्टडी में है, तो पुलिस जो है उसको रिलीज कर देगी। हाँ, रिलीज करने के साथ साथ उससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड जो है वो भरवा लेगी, ताकि अगर कल कोर्ट उसको बुलाती है तो वो कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाए। आगे जो है इसी का केस उल्टा है, केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। यहां पे एविडेंस डेफिशिएंट थे, पर्याप्त एविडेंस नहीं थे, तो उसको रिलीज कर दिया गया। लेकिन यहां पे जो एविडेंस है सफिशिएंट है, तो उस जगह पे जो अक्यूज्ड होगा उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 190 के अंदर। अब इसके बाद आता है सेक्शन 191। ये कह
कह रहा है कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकंपनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट। अब ये बोला गया है कि मान लीजिए कि कोई कंप्लेनेंट है या मान लीजिए कि कोई विटनेसेस है, तो उनको जोर जबरदस्ती पुलिस नहीं करेगी कि आप हमारे साथ ही चलो, या उनसे जोर जबरदस्ती करके उनसे कोई और सिक्योरिटी या नहीं लिया जाएगा कि हाँ वो कोर्ट में हाजिर होंगे। सिर्फ उनके खुद के बॉन्ड के अलावा, तो जो उनसे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा सिर्फ वो इनफ है, उनको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, पुलिस का हमारे ही साथ चलो, ठीक है। हाँ, अगर वो कोर्ट आने से मना कर दे और अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से, बॉन्ड साइन करने से मना कर दे, तब उस जगह पुलिस जो है उनको कस्टडी में लेके मैजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है और फिर मैजिस्ट्रेट जो है उनको कस्टडी में रख सकता है कि जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को तैयार ना हो जाए और जब तक ट्रायल। अब इसके बाद एक सेक्शन आता है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 192 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स। देखिए, अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो जब भी देखिए एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जैसे किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगा। एक तो एफआईआर होता है, एक रजिस्टर होता है एफआईआर, उसके अंदर एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया। उसके अलावा दूसरी पुलिस को एक डायरी मेंटेन करनी होती है। डायरी एक मेंटेन मतलब कि उस केस की रिकॉर्ड के लिए कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन कब आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया, कहां कहां गई, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, कब खत्म करी गई। तो ये जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती है पुलिस की, वो इस डायरी के अंदर पुलिस रिकॉर्ड करती है। इस डायरी को एज एन एविडेंस नहीं ट्रीट किया जाता है कोर्ट के अंदर, हाँ, लेकिन कोर्ट इस डायरी को देख सकती है ये समझने के लिए कि पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी है। अक्यूज्ड के पास या उसके लॉयर के पास कोई राइट नहीं होगा इस डायरी को देखने के लिए, अनलेस कि वो पुलिस ऑफिसर इस डायरी को रेफर करता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। अब इसके बाद आता है सेक्शन 193 का बीएनएसएस का, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस सेक्शन करेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। आपको याद होगा हम लोगों ने सेक्शन 173 सीआरपीसी में पढ़ा था कि पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देती है तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपनी पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करती है, जो उस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है। तो वही सेक्शन अब 193 हो गया। अब इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, गवाहों को बुला के एग्जामिन करना शुरू किया। अब कभी ना कभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। वही इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है उसके खत्म होने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट, देखिए एक रिपोर्ट ये है और एक रिपोर्ट हम लोगों ने कौन सी पढ़ा था, जो अक्यूरेंस रिपोर्ट थी, जो मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर जो है डिस्पैच कर रहा था जब एफआईआर रजिस्टर कर रहा था या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई थी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। बट दिस इज अनदर रिपोर्ट। ये क्या है, इट इज द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या है कि पुलिस जब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पॉट पे विजिट करना, गवाहों को एग्जामिन करना, बहुत सारी चीजें करती है पुलिस। उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में सबमिट करती है कि उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया। अब अगर पुलिस अपने रिपोर्ट में ये ओपिनियन फॉर्म करती है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है तो उसी पुलिस रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं चार्जशीट। और अगर वो ये ओपिनियन फॉर्म करती है कि अक्यूज जो है उसने ऑफेंस नहीं किया है तो उसी को हम लोग कहते हैं फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। तो वो इसी सेक्शन के अंदर पुलिस जो है मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करती है। अब इसके बाद आता है सेक्शन 194, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। देखिए, अब सेक्शन 193 के अंदर तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पुलिस अपनी जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसको मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर देती है, तो यानी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। अब 194 बता रहा है, कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए कि सुसाइड से रिलेटेड, मरने से रिलेटेड पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, तब पुलिस वहां पे क्या करेगी। देखिए, आमतौर पे आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में या आपके जानकार में लोगों की डेथ होती रहती है, डेथ होती है लोग की, सबके घरों में डेथ होती रहती है, लेकिन पुलिस नहीं आती है। जस्ट बिकॉज किसी के घर में डेथ हो गई, किसी के ग्रैंडफादर मर गए, ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, लेकिन हर जगह पुलिस नहीं आती है। लेकिन कुछ जगह पे पुलिस आ जाएगी अगर पुलिस के पास, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि किसी इंसान ने सुसाइड कर लिया, या किसी इंसान को, कोई इंसान किसी मशीन की वजह से उसकी कोई डेथ हो गई, या कोई इंसान जो है किसी जानवर ने उसको मार दिया या किसी दूसरे इंसान ने मार दिया, या पुलिस को ऐसा लगता है कोई फॉल प्ले हुआ है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो उस जगह पे जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, यानी जो पुलिस ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा उसको इस बात की इंफॉर्मेशन देगा और स्पॉट पे विजिट करके एक इन्वेस्टिगेशन करेगा। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके अंदर अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ वो रिकॉर्ड करेगा कि यानी बॉडी को देखा, बॉडी को डेथ देखने के बाद क्या लग रहा है अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ है, उसकी अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ जो है प्रिपेयर करना, कि कुछ उसके चोट के निशान दिख रहे हैं, सर पे जो है चोट का निशान लग रहा है, स्कल फटा हुआ है, आंख फूटी हुई है, क्या हुआ है, जो भी चीजें होंगी उसको वो लिखेगा। तो वो इस सेक्शन 194 के अंदर बताया। और उसके साथ साथ पुलिस जो है इसके अंदर जब जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी वहां पे डेथ के कॉज के लिए, तो वहां कम से कम 2 या 2 से ज्यादा जो रेस्पेक्टेबल
इनहैबिटेंट्स होंगे, वहां के रिहायशी लोग होंगे, दो या दो से ज्यादा जो होंगे, उनकी मौजूदगी के अंदर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर ये जो रिपोर्ट होगी उसको वो फॉरवर्ड कर देगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। अब आता है पावर टू समन पर्संस। अब पुलिस जो है अगर सेक्शन 194 के अंदर प्रोसीड करती है तो वो इस 195 के अंदर दो या दो से ज्यादा लोगों को सम्मन भेज के बुला भी सकती है पूछताछ करने के लिए, या पुलिस को लगता है कोई और ऐसा इंसान है जिसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है तो पुलिस उसको सम्मन बाय ऑर्डर इन राइटिंग जो है बुला सकती है पूछताछ। फिर उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है इसका सेक्शन 196, इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। देखिए अब सेक्शन 194 में तो हम लोगों ने जाना था कि पुलिस जो है कॉज ऑफ डेथ के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ लिखती है, उसके अलावा इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है कॉज ऑफ डेथ के केसेस के अंदर। अब देखिए सेक्शन 194 में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस बताए गए, उसके अंदर ये भी सर्कमस्टांसेस बताए गए कि अगर कोई मैरिड औरत है, मान लीजिए कि शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है या उसकी डेथ पे कोई शक पैदा होता है तो उस जगह पे मैजिस्ट्रेट भी उसकी इंक्वायरी करेगा। उसके दूसरे मामलों में मैजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, उसके अलावा ये सेक्शन 196 के अंदर दिया गया है। अब ये जो मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन उसके अलावा भी हो सकती है या उसके एडिशन में भी हो सकती है।